हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 22 जुलाई के द हिंदू एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन, वोकेबलरी और ग्रामर अप्रोच के साथ, ग्रामेटिकल अप्रोच के साथ इसको डील करेंगे। और न्यूज़पेपर को पढ़ने का जो सही तरीका है, किस तरीके से उसको पढ़ा जाए और किस तरीके से उसके हर एक पहलू को समझा जाए, मैं इस पर खास ध्यान रखता हूँ और इसी बेस पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं मिलूंगा आपको सेशन के लास्ट में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट ऑफ फॉली ऑन द सुप्रीम कोर्ट, द SIR एंड बेनिफिट्स। तो यहाँ लिस्ट कहने का मतलब सूची हो गया, ठीक है। लिस्ट कहने का मतलब यहाँ पे सूची। किसकी सूची? फॉली का मतलब यहाँ होगा बेवकूफ़ी भरा, है ना। वी कैन से स्टुपिडिटी, इसको स्टुपिडिटी कहा जा सकता है, ठीक है। फुलिशनेस भी कहा जा सकता है। चलिए मैं यहाँ स्टुपिडिटी, फुलिशनेस, NESS, फुलिशनेस। और इसको एक और वर्ड है इसके लिए, अब्सर्डिटी। इन सब का मतलब होता है क्या? मतलब कि बेवकूफ़ी भरा कह सकते हैं, मूर्खतापूर्ण कह सकते हैं। सो लिस्ट ऑफ फॉली यानी बेवकूफ़ी भरा एक जो लिस्ट है, सूची है, उसकी बात की जा रही है। ऑन द सुप्रीम कोर्ट, द SIR एंड बेनिफिट्स। ये जो लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट, SIR एंड बेनिफिट्स, उसके फायदे, प्रॉफिटेबल, यहाँ पे बातें की जा रही है कि SIR पे और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हुए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का एक अपना एक नजरिया यहाँ पे क्या है, इस एडिटोरियल में हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, अ फ्लॉड SIR शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। तो कहा क्या जा रहा है, एक गलत SIR के फायदे बांटने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक है। अ फ्लॉड SIR, फ्लॉड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉड हियर? फ्लॉड का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं त्रुटिपूर्ण, डिफेक्टिव कह सकते हैं, फॉल्टी कह सकते हैं, इनएक्यूरेट कह सकते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉड। फ्लॉड का मतलब है त्रुटिपूर्ण, जिसमें बहुत सारी कमियां हैं। SIR शुड नॉट बी द बेसिस फॉर, यानी आधार नहीं होना चाहिए किस चीज के लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि लाभ के बांटने को, लाभ के बंटवारे को लेकर इसको आधार नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि जो SIR त्रुटिपूर्ण है उसको आधार नहीं बनाया जा सकता। चलिए आगे देखते। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट एक्सक्लूजन। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। रूल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रूल्ड का मतलब यहाँ पे हो गया निर्णय देना, है ना, यानी फैसला सुनाना, वर्डिक देना आप कह सकते हैं, है ना। इसको वर्डिक कह सकते हैं, जस्टिफिकेशन कह सकते हैं, या जस्टिफाई कह सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब यहाँ पे क्या है, बहिष्कार, जिसका सिनोनिम्स क्या है, ओमिशन, रिमूवल, और इसके एंटोनिम है इंक्लूजन और एडमिशन, यानी बहिष्कार करना, राइट। एक्सक्लूजन फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स शुड नॉट अफेक्ट एक्सेस टू वेलफेयर बेनिफिट्स, यानी कि वोटर रोल से नाम हटाने से, यानी कि एक्सक्लूजन का मतलब है हटाया जाना। एक्सक्लूजन फ्रॉम, एक्सक्लूजन के साथ फ्रॉम का यूज होता है, ये ध्यान रखेंगे। किससे हटाने की बात की जा रही है, इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि ये जो मतदान की जो सूची थी, जिसको कि हम इलेक्टोरल रोल्स के नाम से जान रहे हैं, शुड नॉट अफेक्ट एक्सेस टू वेलफेयर बेनिफिट्स, ये प्रभावित नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए किसके एक्सेस को, वेलफेयर बेनिफिट्स को। वेलफेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि कल्याणकारी जो सुविधाएं हैं, यानी कि बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, है ना, फायदे जिसको कह सकते हैं, ये उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। यानी कि ये बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वोटर रोल से नाम हटाने से वेलफेयर फायदों तक पहुंच पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अभी आगे और क्या है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। बेनिफिट्स, रिजेक्टिंग वेस्ट बंगाल्स ऑर्डर्स linking electoral rolls removals to the denial of subsidies and caste
सर्टिफिकेट, यानी कि रिजेक्टिंग का मतलब कहते हैं, कह सकते हैं खारिज करते हुए। किसको खारिज करते हुए? वेस्ट बंगाल के ऑर्डर्स को, यानी कि वेस्ट बंगाल के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया था, सूची जो जारी करी गई थी, किससे रिलेटेड? लिंकिंग का मतलब जुड़ा हुआ, किससे? इलेक्टोरल रूल के द्वारा रिमूवल्स अप टू द डिनायल ऑफ सब्सिडीज एंड कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि और पश्चिम बंगाल ने उन आदेशों को खारिज कर दिया जिसमें वोटर रूल हटाने को सब्सिडी और जाति सर्टिफिकेट देने से मना करने से जोड़ा गया था। ठीक है, टू द डिनायल ऑफ सब्सिडीज एंड कास्ट सर्टिफिकेट, किसको करने के लिए? डिनायल का मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, डिनायल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अस्वीकार करना, इनकार करना। किसको? सब्सिडीज को। सब्सिडीज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अनुवृत्ति जिसको कहते हैं, या माली मदद यानी इकोनॉमिकल हेल्प कह सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट को यानी कि जाति प्रमाण पत्र को क्या है? उसने इनकार कर दिया है एक्सेप्ट करने से, जिसको कि इलेक्टोरल रूल से हटा दिया गया था। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए इसका वर्ड क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक। तो द सुप्रीम कोर्ट, ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। हैज यहाँ पे सिंगुलर है जो कि सुप्रीम कोर्ट को देखकर लगा। रूल्ड इसका V3 है, फर्स्ट पार्टिसिपल है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है। एक्सक्लूजन यहाँ पे नाउन है। ठीक है, फ्रॉम क्या है? प्रपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट एक्टोरल है। रोल्स, एक्टोरल रोल्स क्या है? ये एक कंपाउंड नाउन की तरह ले सकते हैं, लेकिन एक्टोरल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। और रोल्स यहाँ पे क्या है? रोल यहाँ पे क्या है? रोल्स नाउन है। शुड नॉट, शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये अक्सर अपने बाद V1 लेता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अफेक्ट इसका मेन वर्ब है। एक्सेस यानी कि अफेक्ट यानी प्रभावित करना, यानी कि अफेक्ट यहाँ पे प्रभावित करना किसके? एक्सेस को, वेलफेयर बेनिफिट्स को। तो टू यहाँ पे क्या है? वेलफेयर बेनिफिट्स को, पर्पस को दिखा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा क्लाउज स्टार्ट हो गया है। रिजेक्टिंग, खारिज करते हुए वेस्ट बंगाल के ऑर्डर को। लिंकिंग जो किससे जुड़ा हुआ था? इलेक्टोरल रोल रिमूवल्स, यानी कि इलेक्टोरल रोल रिमूवल का किसके लिए? टू द डिनायल, उसको अस्वीकार करते हुए। किसको? सब्सिडी को। और कास्ट सर्टिफिकेट्स को अस्वीकार करते हुए क्या है? इसको खारिज कर दिया कोर्ट ने। दीज ऑर्डर्स कॉन्ट्राडिक्ट द कोर्ट्स अर्लियर स्टैंस दैट SIR प्रोसेस शुड ओनली इम्पैक्ट वोटिंग राइट्स। अब यहाँ पे देखते हैं दीज ऑर्डर्स कॉन्ट्राडिक्ट। अब किस ऑर्डर की बात की जा रही है? कि यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया है कि जो वेलफेयर है, सर्टिफिकेट्स हो गए या सब्सिडीज हो गए, इसकी जो, और खास करके जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है क्या? खारिज कर दिया है, उसको वेलफेयर बेनिफिट्स को लेकर, ये सारी की बात करें। दीज ऑर्डर्स कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। ठीक है, या रिफ्यूट कहना, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। इसके अपोजिट मीनिंग्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स सपोर्ट और एग्री करना, सहमति जताना, है ना। सहायता करना भी कह सकते हैं, असिस्टेंट भी इसको कह सकते हैं, असिस्ट। दीज ऑर्डर कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि ये ऑर्डर जो है, इन ऑर्डर को विरोध किया जा सकता है, यानी कि विरोध करता है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट है इसमें। ठीक है, इसमें क्या कह सकते हैं कि ये आदेश कोर्ट के पहले के उस रुख को के उलट है कि SIR प्रोसेस का असर सिर्फ वोटिंग के अधिकार पर पड़ना चाहिए। अब यानी कि ये कोर्ट ने पहले जो डिसीजन सुनाया था, ये उसके विपरीत है, उलट, ये कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी विरोधाभास को दिखा रहा है। ठीक है, द कोर्ट्स अर्लियर स्टैंस, किसके विरोधाभास को दिखा रहा है? जब कोर्ट ने जो पहले दिया था, कोर्ट्स अर्लियर स्टैंस, स्टैंस का मतलब क्या है? रुख और दृष्टिकोण, यानी कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था पहले, स्टैंस ने उसने एक रुख दिखाया था। क्या दिखाया था? कि SIR प्रोसेस शुड ओनली इम्पैक्ट वोटिंग राइट्स, यानी कि यहाँ पे कंजंक्शन है कि SIR प्रोसेसेस जो है शुड ओनली इम्पैक्ट वोटिंग राइट्स, यानी कि ये जो SIR प्रोसेस है वो केवल प्रभाव डालना चाहिए किस पर? वोटिंग राइट्स पर, यानी कि वोट देने का जो अधिकार है उसी पर वो लागू होना चाहिए, इम्पैक्ट करना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। इफेक्ट और इन्फ्लुएंस, इसका जो एंटोनिम्स है नेग्लिजिबल और इररिलेवेंट, यानी कि जो उससे अलग हो, उससे मिलता जुलता ना हो। ठीक है,
मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये आदेश कोर्ट के पहले से उस रुख के उलट है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट है, जिसमें कि एसआईआर प्रोसेस का असर सिर्फ वोटिंग के अधिकार पर पड़ना चाहिए, है ना। पहले आई थिंक एडिटर ये कहना चाह रहा है कि पहले कोर्ट ने कुछ और कहा था, और अभी जो है कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट को या जो वोटिंग राइट्स है उसको बदल दिया है। आगे देखते हैं। With other 34 lakh appeals still pending, the state's approach risks leaving millions in uncertainty and without essential support. तो पहले इसको समझ लेते हैं, इसके यहाँ पे देख लेते हैं। दीज ऑर्डर्स, दीज यहाँ पे डिटर्मिनर है, ऑर्डर्स इसका नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जाहिर सी बात है, अगर नाउन प्लूरल होगा तो कॉन्ट्राडिक्ट भी क्या है, इसका वर्ब है, ये भी क्या है, प्लूरल होगा। अब इसका ऑब्जेक्ट है द कोर्ट, द कोर्ट्स अर्लियर स्टैंस, यानी कि इस कॉन्ट्राडिक्ट का ऑब्जेक्ट है कोर्ट के पहले का जो रवैया था, यानी रुख था, दृष्टिकोण है जो उसका है, उसके बारे में ये विरोधाभास को दिखाता है कि एसआईआर प्रोसेस, यहाँ पे ये कंजंक्शन है। अब एक दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, एसआईआर प्रोसेस शुड ओनली इम्पैक्ट, केवल इम्पैक्ट करना चाहिए किसको, वोटिंग राइट्स को, केवल वोट देने के अधिकार को। ये इसका क्या है, ओनली एडवर्ब है, इम्पैक्ट इसका मेन वर्ब है और वोटिंग राइट इसके ऑब्जेक्ट है, ठीक है। विद ओवर 34 लाख अपील्स स्टिल पेंडिंग, कहा जा रहा है कि ओवर 34 यानी कि 34 लाख से भी ज्यादा अपील जो है, याचनाएं जो है अभी भी पेंडिंग है ना। अपील का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो रिक्वेस्ट भेजे गए हैं या जो याचिकाएं भेजी गई हैं वो अभी भी क्या है, पेंडिंग पे है, यानी कि वो भी अभी भी अधर में लटका हुआ है ना। स्टिल यहाँ पे क्या है, एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, स्टिल पेंडिंग, अभी भी पेंडिंग है, राइट। द स्टेट्स अप्रोच रिस्क लिविंग मिलियंस इन अनसर्टेनिटी एंड विदाउट इसेंशियल सपोर्ट। अब यहाँ पे दूसरा क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि विद से यहाँ स्टार्ट होता है प्रिपोजिशनल फ्रेज से, है ना। तो अभी क्या कहा जा रहा है, द स्टेट्स अप्रोच, यानी कि जो राज्य की जो सोच है, एक समझ है, अप्रोच जो चाहते हैं, ठीक है, वो क्या है, रिस्क, यानी कि जोखिम भरा है, लिविंग मिलियंस इन अनसर्टेनिटी एंड विदाउट इसेंशियल सपोर्ट, यानी कि मिलियंस यानी कि लाखों लोग जो हैं उनको अनिश्चितता में और बिना किसी इसेंशियल यानी कि प्राइमरी सपोर्ट के, यानी कि मदद के, उसको छोड़े जाने के ऊपर है। तो इसको समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है, 34 लाख से ज्यादा अपील अभी भी पेंडिंग है। ऐसे में राज्य के इस तरीके से लाखों लोग क्या है, अनिश्चितता में और बिना जरूरी मदद के रह सकते हैं, यानी कि उनको मजबूरन रहना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, द स्टेट्स अप्रोच ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक स्टेट की बात की जा रही है, तो इसलिए रिस्क इसका क्या है, सिंगुलर है, एस लग के आया है, ये इसका क्या है, मेन वर्ब है। ये जेनेटिव केस है, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ, ये अक्सर हर एडिटोरियल में इसका यूज किया जा रहा है कि ये एपोस्ट्रोफस है, जेनेटिव केस, इसके पहले भी नाउन होगा और इसके बाद भी नाउन होगा, तो ये एक सही तरीका है पहचानने का। लिविंग मिलियंस, लिविंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, मिलियंस को ये मॉडिफाई कर रहा है, इन यहाँ पे प्रिपोजिशन है, अनसर्टेनिटी इसका ऑब्जेक्ट है, अनिश्चितता, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, विदाउट फिर से एक प्रिपोजिशन है, और इसेंशियल सपोर्ट क्या है, इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो एंड क्या है, मैं अक्सर बताता हूं कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो है वो सेम क्लास के या सेम रैंक के वर्ड को, फ्रेज को या क्लाउज को जोड़ता है। तो आप देख सकते हैं इन यहाँ प्रिपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो एंड के बाद भी क्या है, विदाउट प्रिपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। आगे देखते हैं। द कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड, कोर्ट ने जोर दिया है, एम्फसाइज का मतलब अनिश्चितता, यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया था, डाउट, एम्बिगिटी, इसका एंटोनिम्स होगा सर्टेनिटी एंड अश्योरेंस, निश्चितता। एम्फसाइज यहाँ पे कह सकते हैं ये मेन वर्ब है, यहाँ पे इसका मतलब हो गया जोर देना, स्ट्रेस्ड, हाईलाइटेड, है ना। और इसका जो एंटोनिम्स हो गया इग्नोर्ड और ओवरलुक्ड, यानी कि नजरअंदाज करना, ठीक है। तो कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड, यानी कि कोर्ट ने जोर दिया है किस चीज पर, दैट, फिर से कंजंक्शन है, आर फॉर प्रपोजिशन है, किस चीज के लिए, फॉर यहाँ पर्पस को दिखा रहा है, वोटिंग राइट्स ओनली, केवल वोट देने के अधिकार के लिए ही बने हैं, ठीक है। ओनली यहाँ पे एडवर्ब है जो कि राइट्स को के लिए है, केवल अधिकार किसके लिए बने हैं, वोटिंग देने के लिए।
एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, यानी कि और भी बातों को ये जोड़ेगा आगे। दैट सिटीजनशिप कैन नॉट बी सोली डिटरमिन्ड बाय वोटर एनरोलमेंट। और ये भी कहा जा रहा है कि सिटीजनशिप, नागरिकता को उसको अकेले डिटरमिन नहीं किया जा सकता बाय वोटर एनरोलमेंट, यानी कि वोटर एनरोलमेंट के द्वारा ये साबित नहीं किया जा सकता, अकेले डिटरमिन नहीं किया जा सकता कि वो सिटीजनशिप नहीं हो सकता, यानी कि नागरिकता नहीं हो सकती है। चलिए अब आगे क्या है इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर। और नागरिकता सिर्फ वोटर एनरोलमेंट से तय नहीं की जा सकती, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ फुल स्टॉप है, दूसरा सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, एंड यहाँ पे देखिए कंजंक्शन है, दैट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ये और आगे बात को कह रहा है, एंड कंजंक्शन, उसके बाद दैट क्या है, दैट से यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो। सिटीजनशिप यानी कि दैट सिटीजनशिप की वो जो नागरिकता है, कैन नॉट यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ध्यान रखिएगा। और बी इसके बाद यूज किया गया है। सोली यहाँ पे सोली यहाँ पे क्या एडवर्ब है, आप देख सकते हैं। डिटरमिन्ड का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ऐसे इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में है। सिटीजनशिप कैन नॉट बी सोनली डिटरमिन्ड, है ना, उसको ऐसा पुष्टि नहीं की जा सकती, है ना, उसको डिटरमिन नहीं किया जाता बाय वोटर एनरोलमेंट। किसके द्वारा? वोटर एनरोलमेंट के द्वारा, नामांकन के द्वारा। फुल स्टॉप से है यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लिंकिंग वेलफेयर टू वोटर स्टेटस इज सीन एज बोथ लॉजिकल एंड इनह्यूमेन, अंडरमाइनिंग राइट्स एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। तो ये कहा जा रहा है लिंकिंग वेलफेयर, यानी कि जो जुड़ा हुआ जो मानव कल्याण है, ठीक है। वेलफेयर का मतलब क्या है? वेलफेयर क्या है यहाँ पे कह सकते हैं कल्याणकारी, ठीक है। लिंकिंग वेलफेयर टू वोटर स्टेटस, यानी कि कल्याणकारी जो कार्य है उसको वोटर के स्टेटस से, स्थिति से जोड़कर, इज सीन एज बोथ इलॉजिकल एंड इनह्यूमन, यानी कि इससे पता चलता है ये दोनों है। एज यहाँ पे प्रपोजिशन है, क्या? बोथ का मतलब बोथ के बाद एंड का यूज होगा, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। बोथ जहां भी यूज होगा आप इसको ध्यान रखेंगे, बोथ का जहां भी यूज होगा उसके बाद एंड, और उसके बाद यानी कि यहाँ पे कोई सेंटेंस सब्जेक्ट और फिर उसके बाद एंड के बाद कोई नाउन या वर्ब हो सकता है। इलॉजिकल है एंड इनह्यूमन है। इलॉजिकल का मतलब तर्क विहीन जिसको कह सकते हैं, ठीक है। ये तर्क विहीन है और अमानवीय है। किसके? अमानवीय राइट्स को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है। और गवर्नेंस प्रिंसिपल, और सरकार के सिद्धांतों को भी क्या है, ये दिखाता है ना। प्रशासन के, शासन के, यानी सरकार के सिद्धांतों को ये दिखाता है। चलिए इसको समझते हैं। वेलफेयर को वोटर स्टेटस से जोड़ना बेतुका और अमानवीय दोनों माना जाता है, जो अधिकारों और गवर्नेंस के सिद्धांतों को कमजोर करता है ना। अंडरमाइन राइट्स एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। अंडरमाइन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कमजोर करना, ठीक है, जिसको वीकेन कह सकते हैं, इरोड कह सकते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग एंड सपोर्टिंग, मजबूती देना, प्रदान करना, सहायता करना, सपोर्ट करना। गवर्नेंस का मतलब यहाँ प्रशासन या सरकार कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। और इसका क्या है? मिसरूल और एनार्की, ठीक है। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्लाइड। द सुप्रीम कोर्ट हैज retreated its position that exclusion from the electoral rolls cannot have consequence unrelated to voting। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ दूसरे स्लाइड में, पहले स्लाइड में तो हमने ये देखा कि सरकार का रवैया क्या रहा है। पहले सरकार ने कुछ अलग दृष्टिकोण अपनाया था और फिर क्या, उसने अलग दृष्टिकोण अपनाया है। अब वो कह रहा है कि वोटर जितने भी इनरोलमेंट है, राइट है, उससे ये साबित नहीं होगा कि अगर आपके पास वोटर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के निवासी नहीं है। हाँ, इससे ये हो सकता है कि जो सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, दी जा रही सब्सिडीज हैं, सुविधाएं हैं, वो आप उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। चलिए इसमें देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिट्रीटेड। रिट्रीट का मतलब क्या है? दोहराया जाना, पुनः दोहराया जाना। रिपीटेड, रीस्टेटेड, इसका मतलब एंटोनिम्स डिनाइड एंड डिस्प्यूटेड, यानी कि मना कर देना, खारिज कर देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये दोहराया है इट्स पोजीशन दैट, किस चीज को दोहराया है? उसके पोजीशन को, उसकी अवस्था को, है ना।
तो यहाँ द सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, उसका वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैज और इसका मेन वर्ब क्या हो गया, रिट्रीटेड। दैट एक्सक्लूजन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि एक्सक्लूजन का मतलब होता है बाहर निकालना, इसको बहिष्कार कर दिया गया, निषेध कर दिया गया, एक्सेप्शन कह सकते हैं, स्लैंडर कह सकते हैं, निगेशन कह सकते हैं, डिसअलाउंस कह सकते हैं। तो एक्सक्लूजन का मतलब यहाँ पे समझिए क्या होगा, डिसअलाउंस, डिसअलाउंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ हियर एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन फ्रॉम, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड से बना है एक्सक्लूजन, ये नाउन है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन फ्रॉम, जब भी एक्सक्लूजन का यूज करेंगे हम उसके साथ क्या लगाएंगे, फ्रॉम। किससे हटाया जाना है, इलेक्टोरल रोल्स है, यानी कि इलेक्टोरल रोल जो है, एक जो नामांकन जारी किया गया है वोटर लिस्ट को लोग लेकर, इसी को इलेक्टोरल रोल्स कहा जा रहा है। कैन नॉट हैव consequences, उसके अपने परिणाम हो सकते हैं, नहीं हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, परिणाम, इफेक्ट, आउटकम्स, उसका जो है कॉजेज और रीजन, उसके कारण। अनरिलेटेड टू वोटिंग, किससे ना रिलेट करते हुए, वोटिंग से रिलेट करते हुए। चलिए इसको समझते हैं। ये कोर्ट ने साफ जाहिर किया है कि अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है तो ये इसका कोई लेना देना नहीं है उसके नतीजे से, है ना। आगे देखते हैं। द कोर्ट वॉज रिस्पॉन्डिंग टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, यानी कि यहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के मई जून में जारी किए गए ऑर्डर का जवाब दे रहा था, यानी कि जवाब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। यानी कोर्ट ने मई जून में, है ना, इश्यूड इन मई जून, ठीक है, दैट लिंक्ड वेलफेयर बेनिफिट्स एंड ऑफिशियल कास्ट सर्टिफिकेशंस टू द आउटकम्स ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको SIR कहा गया है, ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है। तो सरकार ने वेस्ट बंगाल के ऑर्डर्स को जवाब देते हुए, रिस्पॉन्ड करते हुए, जो कि कब इशूड किया गया था, इशूड इन मई जून, जो कि लिंक करता है, यानी कि जुड़ा हुआ है किससे, वेलफेयर बेनिफिट से, यानी कि कल्याणकारी लाभों से, एंड ऑफिशियल कास्ट सर्टिफिकेशन से, यानी कि प्रमाणिक रूप से जो कास्ट सर्टिफिकेशन है, इन्हें प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र है, टू दी आउटकम्स ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ है, जो उसके आउटकम्स हैं, यानी उसके जो रिजल्ट्स हैं, किसके, ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। चलिए इसको मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें वेलफेयर बेनिफिट्स, यानी कि जो उसके जो लाभ हैं, और ऑफिशियल जाति सर्टिफिकेशन को इलेक्टोरल रूल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नतीजों से जोड़ा गया था। यानी कि बंगाल में ये जोड़ा गया था किसको, SIR के इलेक्टोरल रोल से जोड़ा गया था, किसको, कास्ट सिस्टम्स को, ऑफिशियली इसको जोड़ा गया था, और उसके वेलफेयर बेनिफिट्स को, यानी कि वेलफेयर बेनिफिट्स कहने का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं सब्सिडी से समझ सकते हैं, इकोनॉमिकल, या आप कह सकते हैं आगे अगर देखेंगे तो इसमें थोड़ा जिक्र किया गया है आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, तो उसको भी इसमें जिक्र किया गया है। तो ये यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है, दोज रिमूव वुड become ineligible for certain welfare benefits and certification under these orders। तो ये सारे जो those removed, वो सारे हटा दिए गए हैं, would become eligible। eligible का मतलब अयोग्य, disqualified, unqualified, eligible, और यहाँ पे क्वालिफाइड होगा उसका एंटोनिम्स, ये सारे क्या हो गए, एलिजिबल हो गए हैं, किस चीज के लिए, फॉर सर्टेन, कुछ निश्चित, फॉर निश्चित वेलफेयर बेनिफिट्स, यानी कि कुछ कल्याणकारी जो फायदे हैं, और सर्टिफिकेशन अंडर दिस ऑर्डर्स, और अधिसूचना, सर्टिफिकेशन का मतलब प्रमाणिकताकरण जिसको कहते हैं, इस ऑर्डर के अंतर्गत। चलिए इसको समझते हैं। इन ऑर्डर के तहत जिन लोगों के नाम हटाए गए थे वे कुछ वेलफेयर बेनिफिट्स यानी लाभ को और सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणिकता के लिए एनालाइजिबल हो जाएंगे। एनालाइजिबल कहने का मतलब फिर से उसमें जोड़ा जा सकता है। एलिजिबल या एनालाइजिबल कहने का मतलब फिर से उनको इसमें जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। Amendment 19 notification directed that person removed from the electoral roll should not continue as a beneficiaries of the Annapurna Yojana।
चलिए यहाँ ये पे बात कही गई है, एडिटर ने ये बात यहाँ पे जोड़ ही दिया कि बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, लाभ जो हैं, वो नहीं उठा सकते हैं अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में यानी कि इलेक्टोरल रोल में अगर नहीं है तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये तय करना नहीं संभव होगा कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो अब मेन 19 नोटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे अधिसूचना हो गया, नोटिस, अनाउंसमेंट कह सकते हैं इसका, विड्रॉल और बैक ट्रैक इसका क्या है, एंटोनिम्स है। दिस डिसीजंस रन कॉन्ट्ररी टू द क्लियर इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो डिसीजन है वो उल्टा ही चल रहा है, विपरीत ही है, टू द क्लियर इंस्ट्रक्शन, जो साफ साफ निर्देश दिया गया था, ऑफ द कोर्ट, किसके, कोर्ट के, इन द बिहार एसआईआर केस में, किस में, बिहार के एसआईआर केस में। अब इसके विपरीत ये यहाँ पे बात की जा रही है, डिसीजन जो लिया गया है कोर्ट के द्वारा ये तो उसके विपरीत है। रन कॉन्ट्रेरी कहने का मतलब ये जो बातें रखी गई हैं दो साथ में वो एक विपरीत चल रही हैं। टू द क्लियर इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो क्लियर इंस्ट्रक्शन था ऑफ द कोर्ट, किसका, कोर्ट का, इन द बिहार एसआईआर केस में, है ना, बिहार के एसआईआर केस में यही बात कही गई थी। लेकिन ये जो अलग है, विच स्पेशली बार्ड, जो कि खास करके इसे क्या है, प्रतिबंधित करता है। वर्ड का मतलब क्या हो गया, प्रतिबंधित करना, प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन, अलाउड और परमिटेड, इसका क्या है, एंटोनिम्स है, यानी कि इसको प्रतिबंधित करता है। अथॉरिटीज किसको प्रतिबंधित करता है, अथॉरिटीज को, फ्रॉम यूजिंग एसआईआर आउटकम्स, जो कि एसआईआर आउटकम्स को, यानी उसके जो नतीजे हैं जिसका उपयोग करते हुए, फॉर एनी पर्पस, किसी भी उद्देश्य के लिए, अदर देन डिटरमाइनिंग वोटिंग राइट्स, उसको छोड़कर, किसको छोड़कर, वोटिंग राइट्स के जो वोटिंग जो निर्धारित किए गए थे, डिटरमाइन किए गए थे वोटिंग राइट्स को, उसको छोड़कर, उसको नजरअंदाज करते हुए। चलिए इसको देखते हैं, एक बार मैं फिर समझा देता हूं। ये फैसले बिहार एसआईआर केस के कोर्ट के साफ निर्देशों के खिलाफ हैं, जिसमें खास तौर पर अथॉरिटी को वोटिंग राइट्स तय करने के अलावा किसी और मकसद के लिए एसआईआर नतीजों का इस्तेमाल करने से रोका गया था। तो यहाँ पे एडिटर कह रहे हैं कि यहाँ पे बिहार का जो भी एसआईआर किया गया था, तो किसमें, इसमें ये तय किया गया था कि ये जो वोटिंग लिस्ट है ये केवल तय करेगा कि लोग वोट देंगे या नहीं देंगे, यानी जिसके पास, जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है, रोल में नहीं है, इलेक्टोरल रोल में नहीं है, वो वोट नहीं देंगे। ना कि ये तय करेगा कि उनके दूसरे फायदे होंगे या नहीं होंगे, या उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये नहीं कहा गया था। तो यहाँ पे एडिटर ये कहना चाहते हैं। आगे चलते हैं। सी मतलब यहाँ पे कोर्ट है, इसने शॉर्ट फॉर्म ले लिया। कोर्ट हैज नाउ इशूड नोटिस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कोर्ट ने क्या किया है, नाउ इशूड, जारी किया है, नोटिस। नोटिस का मतलब क्या है, सूचनाएं, अलर्ट्स, इंटीमेशंस, इसका अपोजिट साइलेंस और नेग्लेक्ट। नोटिस जारी किया है, किसको किया है, टू बता रहा है किसको किया है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इस नोटिस में क्या है, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो इसमें कौन है, कमीशन ऑफ इंडिया, टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और क्या, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और स्टेट्स चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, यानी इन सब को क्या है, नोटिस जो है, सूचनाएं जारी की गई हैं। अप्रोक्सीमेटली का मतलब यहाँ पे लगभग हो गया, अबाउट, या कह सकते हैं some 34 lakh appeals have been filed against SIR outcomes in West Bengal and only a tiny fraction of them has been disposed of, leaving millions in a precarious state of uncertainty। तो ये जो बताया जा रहा है एडिटर आगे बताने की, लगभग 34 लाख अपील्स यानी याचनाएं हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट SIR, यानी कि SIR के खिलाफ जो है 34 लाख याचनाएं अभी तक फाइल्ड किया गया है, यानी कि जिसको लिखा गया है ना। आउटकम्स, SIR आउटकम्स यानी SIR के जो नतीजे निकले हैं उसके खिलाफ कहाँ किए गए हैं, इन वेस्ट बंगाल, और ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ देम हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, और उसका एक छोटा सा हिस्सा, अ टाइनी फ्रैक्शन कहने का मतलब, टाइनी का मतलब बहुत ही सूक्ष्म होता है, पनी कह सकते हैं, है ना, बहुत ही सूक्ष्म, माइक्रो कह सकते हैं, तो माइक्रो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे यूज किया जा सकता है। ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन या लेसन भी कह सकते हैं, लीस्ट भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ देम, और ये जो 34 लाख जो याचनाएं दी गई
उसमें से बस कुछ ही जो है छोटा सा फ्रैक्शन क्या है, डिस्पोज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, निपटारा करना, ठीक है, जिसका निपटारा किया गया है, ऑफ डिस्पोज्ड ऑफ लिविंग मिलियंस इन प्रेकैरियस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लाखों हैं जिनकी जो प्रिकेरियस कहने का मतलब अस्थिर, खतरनाक, है ना, अस्थिर अवस्था में क्या है, अनिश्चितता में उसको छोड़ दिया गया है। यानी कि ऐसे मिलियंस अभी जो याचिकाएं अभी पेंडिंग है, जिसका सरकार ने अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है, वो अभी तक ऐसी प्रिकेरियस अवस्था में क्या है, पड़ा हुआ है, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चित अवस्था में। देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम वेलफेयर बेनिफिट्स, यानी कि उसको हटा दिया गया है, यानी कि निकाल दिया गया है, किससे, वेलफेयर बेनिफिट से, यानी कि कल्याणकारी जो लाभ है उसको हटा दिया गया है। इंक्लूडिंग फूड सपोर्ट इज इनकंसेशनेबल, यानी कि इसमें इंक्लूड किसको किया गया, फूड सपोर्ट को भी इनमें जोड़ दिया गया है, और वो भी क्या है, इनकंसेसेबल है। इनकंसेशनेबल का मतलब जो कि उसको मतलब कि वो ध्यान नहीं दी गई उस पर, है ना, उसको हटा दिया गया है। 34 लाख अपील्स के लिए क्या है, यहाँ पे इसका यूज किया जा रहा है। हैव बीन, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, 34 लाख अपील्स यहाँ पे सब्जेक्ट, इसका वर्ब है हैव बीन। फाइल्ड, ये पैसिव वॉइस में है, किसके खिलाफ किया गया है, अगेंस्ट, यहाँ पे प्रिपोजिशन है, एसआईआर आउटकम्स, यानी एसआईआर के जो निष्कर्ष निकले, यानी कि उसके जो फल निकले हैं, निष्कर्ष निकले उस पर। इन यहाँ पे बताया जा रहा है कहाँ कहाँ, जगह को यहाँ पे पड़ जाए, इन वेस्ट बंगाल, और एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ओनली यहाँ पे एडवर्ब है, ए यहाँ पे डिटर्मिनर है, टाइनी क्या है, एडजेक्टिव जो फ्रैक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पे प्रिपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट देम है। हैज का यूज किसको देकर किया गया, अ टाइनी फ्रैक्शन को लेकर। हैज डिस्पोज्ड ऑफ, जिसको कि सॉल्व किया गया है, यानी कि जिसको डिस्पोज ऑफ कहने को, जिसका निपटारा किया गया है। और ये भी हैज बीन क्या है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में है, हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, जिसका निपटारा किया गया है। अब यहाँ पे दूसरी बात, लिविंग बिलियंस, लिविंग यहाँ पे क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी को लगकर यहाँ पे आया है, ठीक है। ये बता रहा है कि ये छोड़ते हुए, यानी कि उसको एक्सक्लूड करते हुए लाखों लोगों को, जिसको अनिश्चितता में छोड़ दिया गया है, अधर में छोड़ दिया गया है। अब यहाँ फुल स्टॉप है, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देयर एक्सक्लूजन, देयर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, जो डिटर्मिनर जो एक्सक्लूजन के लिए आया है। फ्रॉम के बाद यहाँ पे क्या है, किससे, वेलफेयर बेनिफिट से। फ्रॉम यहाँ पे प्रिपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वेलफेयर बेनिफिट्स। इंक्लूडिंग फिर से क्या है, एक दूसरा फ्रेज स्टार्ट हुआ है आईएनजी लगकर, ठीक है। इंक्लूडिंग यानी जोड़ते हुए, फूड सपोर्ट को इज अनकंसेशनेबल, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, फूड सपोर्ट भी को भी क्या है, हटा दिया गया है। आगे देखते हैं, देयर इज अ लीगल पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है क्या, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, डेलिमा। डेलिमा का मतलब होता है अंधेरे में रखना, है ना, कोई निष्कर्ष ना निकलना। क्लैरिटी एंड हार्मनी, ये इसके सिनोनिम्स है। देयर इज अ लीगल पैराडॉक्स, यानी कि लीगल कहने का मतलब कानूनी ये विरोधाभास को दिखाता है, यानी कानूनी विरोधाभास, इसको ऐसे समझते हैं। देयर इज अ लीगल पैराडॉक्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजनशिप एंड द इलेक्टोरल रोल। नागरिकता और इलेक्टोरल रोल के बीच के रिश्ते में एक कानूनी उलझन है। तो यहाँ पे पैराडॉक्स का मतलब आप समझ सकते हैं, उलझन, परेशानी है, किसके बीच में, बिटवीन सिटीजनशिप, नागरिकता, और इलेक्टोरल रोल के बीच में। लीगल का मतलब कानूनी हो गया यहाँ पे। द रोल इज मीन टू इंक्लूड ओनली सिटीजन्स, इस रोल का मतलब क्या है, केवल टू इंक्लूड ओनली सिटीजन्स, केवल नागरिकता को जोड़ना। बट इनरोलमेंट ऑन, जब जाहिर सी बात है वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है तो ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा। जाहिर सी बात है अगर इधर पॉजिटिव बात की गई तो इधर नेगेटिव बात की जाएगी। द इनरोलमेंट ऑन द रोल इज नॉट बाय इटसेल्फ प्रूफ ऑफ सिटीजन्स। यार एडिटर कह रहे हैं क्या कि इसका मतलब केवल ये था कि लोगों को इस इलेक्टोरल रोल में जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये खुद ये बताएगा, प्रूफ करेगा सिटीजनशिप। नहीं, ये सिटीजनशिप को कि कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक है कि नहीं है, ये इलेक्टोरल रोल जो है वो तय नहीं कर सकता है। यहाँ पे एडिटर ये कहना चाहते हैं, ये उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो आगे देखते हैं, बट यहाँ पे कंजंक्शन एनरोलमेंट, यहाँ दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ, एनरोलमेंट ऑन द रोल इज, यहाँ इसका मेन वर्ब इज है, नॉट यहाँ एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, किसके द्वारा, बाय यहाँ पे इटसेल्फ है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दिखा रहा है, एम्फैटिक प्रोनाउन को, ठीक है। टू से एनरोलमेंट, हाँ एनरोलमेंट के लिए ही यूज किया गया, तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। प्रूफ ऑफ सिटीजन, प्रूफ इसका क्या है, एक और बात की गई, प्रूफ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और ऑफ यहाँ पे प्रिपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, सिटीजनशिप।
आगे देखते हैं, दिस पैराडॉक्स अपार्ट, ये जो उलझन है, ये जो विरोधाभास है, ये इससे अलग है, इसको अलग करती है। इट इज अ साउंड एंड कॉमन सेंसिकल एजम्पशन दैट मेनी सिटीजन्स आर नॉट इनरोल्ड एज अ वोटर्स, यानी कि ये इसके विरुद्ध है। पैराडॉक्स जो है, ये उलझन जो है, ये अलग है। इट इज अ साउंड, ये एक प्रकार की आवाज है, और कॉमन सेंसिकल का मतलब सामान्य समझ वाली बात है, जिसको कि ये माना जा सकता है कि बहुत सारे लोग, मेनी सिटीजन्स आर नॉट इनरोल्ड एज अ वोटर्स, यानी बहुत सारे लोगों को वोटर में इनरोल्ड नहीं किया गया, उनका नामांकन नहीं किया गया है। तो ये तो समझ वाली बात है। एडिटर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो उलझन, ये तो अलग बात है। मेन मुद्दा ये है कि ये बहुत ही सिंपल और कॉमन सेंस पर आधारित बात है कि अगर माना जाए कि बहुत सारे सिटीजन जिनका कि वोटर में नामांकन नहीं किया गया, वो अभी भी इसमें बहुत सारे वोटर जो हैं, भारत के नागरिक जो हैं, वो उनको क्या है, वोटर लिस्ट में उसको जगह नहीं मिली है, उसका नामांकन नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के नागरिक नहीं है। तो एडिटर ये कहना चाहते हैं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑल दोज एनलिस्टेड एज वोटर्स मस्ट बी सिटीजन। वहीं दूसरी तरफ वो सारे लोग जिनको की लिस्ट दिया गया, जगह दी गई है, एनलिस्टेड किया गया है, आवश्यक रूप से वो क्या है, सिटीजन्स है, नागरिक हैं। ठीक है, बट नॉट ऑल सिटीजन्स आर नेसेसरली इनरोल्ड एज अ वोटर्स। तो यहाँ पे दो तरीके की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कई नागरिक वोटर के तौर पर एनरोल नहीं है, जिनका नामांकन नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, वोटर के तौर पर एनरोल सभी लोग नागरिक होने चाहिए, लेकिन सभी नागरिक जरूरी नहीं है कि वोटर के तौर पर एनरोल हों, यानी कि सभी नागरिकों का वोटर में उसका नामांकन किया ही गया हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहे हैं। चलिए इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को दे सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये प्रोफेशनल फ्रेज से यहाँ पे ओपनिंग हुआ है सेंटेंस का। ऑल यहाँ पे डिटर्मिनर है, दोज यहाँ पे क्या, ऑल यहाँ पे एज अ डिटर्मिनर यूज किया जा रहा है। दोज एनलिस्टेड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। दोज फिर से यहाँ पे डिटर्मिनर के रूप में यूज किया जा रहा है। एज ये प्रपोजिशन है, किस रूप में, वोटर के रूप में। मस्ट यहाँ पे इसका मेन वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी। बी सिटीजन्स, वो सिटीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाता है। नॉट ऑल सिटीजन्स आर, नॉट ऑल सिटीजन्स ये सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे इसका वर्ब है, नेसेसरली एडवर्ब है। एनरोल्ड क्या है, एज अ एडजेक्टिव, एज अ वोटर्स, एज यहाँ पे प्रीपोजिशन है। चलिए आगे देखते हैं, वोटर्स उसका ऑब्जेक्ट है, एज का। आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वाइल का मतलब हो गया दो, ऑल दो, हालांकि, जबकि। तो वाइल यहाँ पे कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस ओपन हो रहा है। दिस मे बी अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रपोजिशन, के अनुपात या समानुपात, रेशियो, रेट और रेटिंग। वाइल दिस मे बी अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रपोजिशन, तो लेखक कह रहे हैं ये हो सकता है कि ये बहुत ही साधारण और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने का मतलब एकदम सीधी सीधी बात है। फॉर द स्टेट to link the absence of a person's name from the electoral roll to other aspects of a civic life, especially subsistence benefits, is both illogical and cruel. तो चलिए इसको समझते हैं। हालांकि यह एक आसान और सीधा प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन राज्य का इलेक्टोरल रोल में किसी व्यक्ति का नाम न होने को नागरिक जीवन के दूसरे पहलुओं, खासकर गुजरे के बेनिफिट्स यानी फायदे जो हैं से जोड़ना बेतुका और क्रूर दोनों है। यानी कि यहाँ पे एडिटर ये कहना चाह रहे हैं, हालांकि ये बहुत ही साधारण और बहुत ही सीधा प्रस्ताव हो सकता है, एक अनुपात हो सकता है, किस चीज के लिए, फॉर द स्टेट टू लिंक द एब्सेंस ऑफ पर्सन्स नेम, राज्य का इलेक्टोरल रोल से किसी व्यक्ति का नाम ना होने को, यानी जिसका नाम वहां पर ना हो, है ना, हटा दिया गया या उपस्थिति ना हो, ऑफ अ पर्सन्स नेम, एक इंसान का नाम, फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, किससे, इलेक्टोरल रोल से, टू अदर एस्पेक्ट्स, दूसरे पहलुओं को दिखाता है, ठीक है, ऑफ अ सिविक लाइफ, एक सामाजिक जीवन को दिखाता है। दूसरे पहलुओं कहने का मतलब सामाजिक जीवन को, खास करके सबसिस्टेंस बेनिफिट को, यानी कि दूसरे फायदे को, गुजरे हुए फायदे को, इज बोथ इलॉजिकल एंड क्रूअल। इलॉजिकल का मतलब तर्क विहीन कह सकते हैं या तर्कहीन कह सकते हैं, और क्रूअल कहने का मतलब निर्दयतापूर्ण या निंदनीय जिसको कह सकते हैं, ठीक है। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जीविका या निर्वाह करना, जीवन निर्वाह करना, सर्वाइवल, लाइवलीहुड, और इसका एंटोनिम्स लग्जरी और कंफर्ट होगा, ठीक है। तर्कहीन, अनरीजनेबल, अनसाइंटिफिक कह सकते हैं, इसका लॉजिकल एंड रैशनल।
क्रूअल का मतलब निर्दय, हार्टलेस, ब्रूटल, काइंड एंड कंपैशनेट इसका क्या है एंटोनिम से। आई होप इट इज क्लियर। इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। ये पहला क्लाउज है, द मे बी सिंपल प्रोपोर्शन, वाइल से स्टार्ट हुआ है। दिस यहाँ पे वर्ब है, मे बी इसका क्या है वर्ब है, सिंपल इसका ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इसका ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड अपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन नाउन है। फॉर यहाँ पे दूसरा क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, फॉर द स्टेट, फॉर यहाँ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट क्या है स्टेट, टू क्या है ये जोड़ने का काम कर रहा है, पर्पस को बता रहा है, टू लिंक द एब्सेंस इसका ऑब्जेक्ट क्या है द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे फिर से प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट क्या है पर्सन्स नेम, यानी कि पर्सन्स के नाम को। यहाँ आप जेनेटिव केस को देख सकते हैं, पर्सन इसके पहले भी नाउन है और इसके बाद भी नाउन है। फ्रॉम क्या है बता रहा है किससे किससे तक, फ्रॉम द इलेक्टोरिकल रोल टू द अदर एस्पेक्ट्स, यानी कि इलेक्टोरिकल नाम से लेकर नामांकन से लेकर दूसरे एस्पेक्ट्स तक, दूसरे सोच तक कह सकते हैं, आयामों तक, ऑफ अ सिविक लाइफ एक सामाजिक जीवन का। स्पेशली एडवर्ब है सबसिस्टेंस बेनिफिट्स, ये एडजेक्टिव और बेनिफिट्स इसका क्या है नाउन है। इस बोथ ये दोनों ही क्या है इलॉजिकल एंड क्रूअल, ये क्या है बोथ और एंड क्या कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, लॉजिकल एंड क्रूअल क्या है एडजेक्टिव है। इन इट्स बिहार एसआईआर जजमेंट, यानी कि इसके बिहार का जो एसआईआर जजमेंट आया था, जजमेंट कहने का मतलब वो जो निर्णय लिया गया था, फैसला जो आया था उसकी बात की जाए। द कोर्ट क्लियरली स्टेटेड, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था दैट एक्सक्लूजन फ्रॉम एन इलेक्टोरल रोल कैन नॉट बाय इटसेल्फ डिटरमिन सिटीजनशिप स्टेटस, यानी कोर्ट ने साफ साफ क्या दिखाया था, क्या उसने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति का यानी इलेक्टोरल रोल से उसका नाम हटा दिया गया है, रोल कैन नॉट बी इटसेल्फ डिटरमाइन सिटीजन स्टेटस, तो ये क्या खुद, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि उसके सिटीजनशिप के स्टेटस को जांच किया जाएगा, उसको डिटरमिन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। कि इसका मतलब ये हुआ किसी व्यक्ति का नाम अगर इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके सिटीजनशिप स्टेटस को भी आप उसको क्या करेंगे सत्यापित करेंगे, डिटरमिन करेंगे, जांच करेंगे, ऐसा नहीं कहा था, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था। And that SIR outcomes are linked only to electoral purposes, और ये भी कहा था कि SIR का जो आउटकम्स होगा यानी कि उसका जो परिणाम होंगे उसका काम क्या होगा, आर लिंक्ड ओनली टू इलेक्टोरल पर्पसेस, इसको केवल लिंक किया जाएगा केवल किससे इलेक्टोरल पर्पसेस, यानी केवल वोट देने संबंधी बातों से ही इसका उद्देश्यों से इसका केवल जुड़ाव है, यानी कि इसका मकसद केवल यही होगा, ये मकसद नहीं हुआ कि ये तय करना कि वो भारत का नागरिक है या नहीं है। द स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड लीगल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द SIR नॉट विथ स्टैंडिंग लार्जर इश्यूज आर ऑल्सो एट स्टेक, तो यहाँ पे और क्या कह रहे हैं एडिटर, दैट द स्पेसिफिक फैक्ट्स कहने का मतलब यहाँ पे जो खास करके जो सच्चाई है, फैक्ट्स है, तथ्य है, एंड लीगल प्रिंसिपल जो कानूनी सिद्धांत है उसकी बात की जा रही है। रिलेटिंग टू दी SIR जो किससे जोड़ रहे हैं SIR से, नॉट विथ स्टैंडिंग कहने का मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट या नेवरदलेस, इसका एंटोनिम्स बिकॉज ऑफ और ओइंग टू, ठीक है। लार्जर इश्यूज आर ऑल्सो एट स्टेक, इसके अलावा क्या है बहुत ऐसे बड़े बड़े इशू जो हैं अभी तक क्या है वो अभी अधर में पड़े हुए हैं, यानी दाव पर लगे हुए हैं, जिसका कि अभी कोई निपटारा नहीं हुआ है। चलिए इसको समझते हैं। बिहार SIR जजमेंट में कोर्ट ने साफ कहा कि इलेक्टोरल रोल से बाहर होना अपने आप में नागरिकता का स्टेटस तय नहीं करना हो सकता है, और SIR के नतीजे सिर्फ चुनावी मकसद से जुड़े होते हैं। SIR से जुड़े खास फैक्ट्स और कानूनी सिद्धांतों के बावजूद बड़े मुद्दे भी दाव पर हैं, अभी लगे हुए, जिसका कि अभी कोई निपटारा नहीं हुआ है। चलिए इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। स्पेसिफिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, फैक्ट्स यहाँ पे नाउन है, एड यहाँ पे क्या है कंजंक्शन है, लीगल प्रिंसिपल, लीगल यहाँ पे एडजेक्टिव और प्रिंसिपल यहाँ पे नाउन है, ये दो क्या है फ्रेज को यहाँ पे जोड़ रहा है, एंड जोड़ने का काम कर रहा है। रिलेटिंग टू यानी कि किससे जुड़ा हुआ, टू क्या है बता रहा है किससे जुड़ा हुआ, SIR नॉट विथ स्टैंडिंग यानी कि इसके बावजूद किससे जुड़ा है SIR से, और लार्जर इश्यूज आर ऑल्सो यानी कि और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो हैं अभी क्या अधर में लटके हुए हैं, दाव पर लगे हुए हैं। एट रिस्क टेक कहने का मतलब दाव पर लगा होना, खतरे में होना, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। दीज इंक्लूड यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स दैट मस्ट अप्लाई टू ऑल पर्सन, इसमें ये सारी बातें यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को सम्मिलित करती है, इंक्लूड करती है।
ये जो है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी बातें जो ऊपर कही है, सारे इसमें सम्मिलित करते हैं किसको? ह्यूमन राइट्स को, यानी मानव अधिकार को, यानी कि वैश्विक मानव अधिकार को इसमें सम्मिलित करती है। दैट मस्ट अप्लाई टू ऑल पर्सन, और ये मुख्य रूप से, जरूरी से क्या, सारे पर्सन्स पे, सारे व्यक्तियों पर लागू होते हैं। ठीक है, लागू किए जाने चाहिए, ये लागू होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स अलाइक, जैसे कि जो नागरिक है और जो नागरिक नहीं है ना, जो दूसरे देश के लोग हैं या दूसरे देश से लोग आए हैं, नॉन सिटीजन्स, ये सब पर ये बात लागू होती है। क्लीन इलेक्टोरल रोल्स एंड टारगेट वेलफेयर डिलीवरी कैन कंट्रीब्यूट टू बेटर गवर्नेंस, यानी कि क्लीन, साफ सुथरे इलेक्टोरल रूल्स, यानी कि जो नामांकन सूची है, और टारगेटेड वेलफेयर, यानी कि जो मुख्य कल्याणकारी डिलीवरी है, डिलीवरी यहाँ पे कहने का मतलब जो जिसके फायदे दिए जा रहे हैं, कैन कंट्रीब्यूट टू बेटर गवर्नेंस, ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, मदद कर सकता है एक अच्छे गवर्नेंस का। गवर्नेंस का मतलब क्या है? अच्छे मैनेजमेंट का, अच्छे सरकार का कह सकते हैं, अच्छी व्यवस्था का कह सकते हैं। बट लेकिन फिर से यहाँ पे क्या है, वर्ड का यूज है, द स्टेट मस्ट नॉट टेक लीव ऑफ लॉजिकल एंड कॉमन सेंस, लेकिन राज्यों को ये नहीं बात भूलनी चाहिए, छोड़ना चाहिए, लॉजिक जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई तर्क निकलता हो, और कॉमन सेंस को, एक सामान्य सोचने का जो नजरिया है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए मैं इसको फिर से एक बार रीड कर देता हूँ। एसआईआर से जुड़े खास फैक्ट्स और कानूनी सिद्धांतों के बावजूद बड़े मुद्दे भी दांव पर हैं। इनमें यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स शामिल हैं, जो सभी लोगों, नागरिकों और गैर नागरिकों पर एक जैसे ही लागू होने चाहिए। साफ इलेक्टोरल रोल, यानी कि जो इलेक्टोरल सूची जो है, नामांकन सूची, और टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी, यानी कि जिसको कि टारगेट किया गया, सूचीबद्ध किया गया, जो निहित है, कल्याणकारी जो वितरण जो है, डिलीवरी जो है, बेहतर गवर्नेंस में मदद कर सकते हैं, यानी बेहतर व्यवस्था में, मैनेजमेंट में मदद कर सकती हैं। लेकिन राज्य को लॉजिक और कॉमन सेंस को नहीं छोड़ना चाहिए, यानी सरकार को अपना धैर्य, यानी कि तार्किक शक्ति, और अपना बौद्धिक शक्ति दोनों बनाए रखने की जरूरत है। आई होप इट इज क्लियर। ये आज का सेशन था। ये आज का सेशन है जहां हम लोगों ने डिस्कस किया है एक द हिंदू ऑडिटोरियल को। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। बस आपसे मुझे थोड़ा ही सपोर्ट चाहिए कि आपका जो एक प्यार है, एक अपनापन है, एक लाइक के द्वारा, एक सब्सक्राइब और शेयर के द्वारा बना रहना चाहिए। मैं इसका तो भागी हूँ, इतना मेरा हक है आप लोगों से बोलने का। सो मिलते हैं अगले क्लास में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।